Hi everyone, I hope you all are fine at your places. तो प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन टू पाइथन कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमको इनपुट आउटपुट लेना आ गया है। और जो हम इनपुट लेते हैं उसको एंड इवैल्यूएशन ऑपरेटर और एसएपी ऑपरेटर, इनकी हेल्प से हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा राइटिंग पैटर्न हमको वो भी समझ आ चुका है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, दैट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड बेसिकली अपॉन द डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो हमारे होते हैं पाइथन के अंदर। देखो, जब भी आप कोई कोड लिखोगे, ठीक है, तो वो कभी भी सीक्वेंशियल फॉर्म में नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। उस ऐसा नहीं है कि मैंने 3 लाइनें लिखी, वो 3 लाइनें रन करेंगी, वो नहीं होता है। ठीक है। एक अच्छी, जब भी आप प्रोग्राम्स बनाएंगे या सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजों की नीड पड़ेगी। और सबसे ज्यादा जो नीड पड़ेगी ना, वो होते हैं आपके डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट्स, और दूसरे होते हैं आपके लूप्स, और तीसरी चीज आपकी फंक्शंस। ठीक है। जो स्टार्टिंग की ये 3 चीजें मैंने लिखी हुई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप क्या करते हैं, कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है कि आप कोई डिसीजन, कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं, कंडीशन के बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि आगे का फ्लो कैसे चलेगा। जैसे एटीएम है, एटीएम में वो आपसे पूछेगा कि आपको लास्ट में रिसीट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो वो रिसीट निकाल के देगा, अगर रिसीट नहीं चाहिए तो वो आपका वही खत्म कर देगा। वो आपसे अपना आप किसी आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, राइट, एटीएम में, अगेन वही उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो वो आपसे पूछेगा कि आपको सेविंग अकाउंट चाहिए या फिक्स डिपॉजिट चाहिए, कौन से वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं। उसमें वो आपसे अमाउंट पूछेगा। अगर आपने अमाउंट लिख दी उससे ज्यादा जितनी आपकी बैंक में है, तो वो आपको पैसे नहीं देगा। अगर उतनी अमाउंट है जितनी आपके अकाउंट में बैलेंस है या उस एटीएम की लिमिट है, तो वो आपको पैसे निकाल के देगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारा जो भी काम चलता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, वो किसके ऊपर होता है, इट इज बेस्ड अपॉन सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस पे वो होता है, और जब वो कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपको कुछ काम करना होता है, अगर वो फॉल्स होती है तो कुछ एक और एक्शन आपको लेना होता है। तो ऐसे जो डिसीजंस काम होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक ही काम, आपको पता है कि वो एक काम मुझे 10 बार करना है, 20 बार करना है, या जब तक यूजर चाह रहा है तब तक करना है, तो हम लूप्स का यूज करते हैं, यानी जब भी हमें रिपीट करवाना है किसी टास्क को। फंक्शंस का यूज होता है कुछ कोड जिसको मैं रिपीट करवाना चाह रही हूँ बार बार। कभी भी मैंने एक बार एक कोड लिख दिया, अगली बार वो सेम कोड चलेगा अगर वो वाला एक्शन हुआ तो, और वो कोड काफी लंबा है, तो हम उस केस में फंक्शन बना लेंगे। तो वो आगे समझेंगे कि फंक्शन रिपीटिशन कैसे हेल्प करता है। इसके अलावा आपकी कुछ स्टेटमेंट्स होती है, जैसे ब्रेक हो गई, कंटिन्यू हो गई, पास हो गई, तो ये भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये आपकी जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है उसका फ्लो चेंज कर सकती है। जो आपने कंडीशन लिखी हुई है, अगर उसमें आपने कुछ आपको लगा कि नहीं ये नहीं ये हो, तो सारा खत्म ना करके अगर पार्ट्स में कोड हटाना है, या कुछ नहीं करवाना है, या कोई एक स्टेप छोड़ना है, या वो कोड ही बीच में से छोड़ के खत्म कर दो, तो ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा, कुछ ऐसा सा ऑल्टरेशन कि नॉर्मल कोडिंग को हटा के कुछ करना है, तो ये स्टेटमेंट्स बहुत काम आएंगी। इसके अलावा एरर हैंडलिंग भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कि अगर कोई एरर आता है, एक्सेप्शन आती है रन टाइम या कंपाइल टाइम, तो उसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो वो सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में हमारे होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी ये तो खोली रखी थी वीडियो, मैंने ये तो जुपिटर नोटबुक मैंने अपनी ओपन कर ली थी डेस्कटॉप के अंदर, राइट। तो एक बार देख लेते हैं चल रही है या नहीं चल रही। सही है जी। तो आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बताई थी, अगर आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर दोगे ना, ये वाला जिससे आपने ओपन किया था, तो जुपिटर नोटबुक आपकी वर्क करना बंद कर देगी। ठीक है। अब सबसे पहले जो मैंने आपको बोला कि हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और इसके आगे मैंने इफ लिखा हुआ है, और इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं हमारे पास। तो मैं अब आपको इफ एंड इट्स वेरिएशंस, तो हम सबसे पहले इस पे काम करने वाले हैं कि होता क्या है। तो अभी जो मेरा काफी सारे वीडियो है, ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है नो डाउट, बट इसमें बहुत सारा टॉपिक्स मैं आपको इकट्ठा कर दूंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ स्ट्रक्चर्स के बारे में, राइट। अब इफ कहाँ यूज होता है, जैसे मैं कहूँ अगर आज बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी।
राइट। अगर तुम्हारे 90% से अब मार्क्स आए तो तुमको बाइक मिलेगी गिफ्ट में। तो अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो कुछ कोर्स होगा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हुई तो तुमने उससे क्या कराना है। तो उसका नाम सिर्फ इफ है। ठीक है। तो इफ में क्या करते हैं, हम इफ लिखते हैं, उसके बाद हम कुछ भी कंडीशन लिखते हैं। ये मैं सिंटेक्स बता रही हूँ पहले। पूरी कंडीशन लिखने के बाद आप ऐसे कॉलन लगाएंगे। कॉलन के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ देखो, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में जो देखने वाली बात है वो ये है कि इतना स्पेस छोड़ के आ रहा है। ये जो ये स्पेस छोड़ रहा है ना, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। इंडेंटेशन क्या बोलते हैं हम इसको? इंडेंटेशन। जिनको एमएस वर्ड आता है उनको तो पता ही होगा। तो इंडेंटेशन बोलते हैं। और इंडेंटेशन का काम क्या होता है? इंडेंटेशन का आपकी काम ये होता है कि वो ना ब्लॉक क्रिएट करता है। जैसे आप अब इफ की अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आप चाहोगे कि इसके रिगार्डिंग कुछ कोड आए। अब या तो आप ऐसे करो, अ, इसको हम हटा देते हैं। या तो हम ऐसे करें कि हम ब्रेसेस लगाएं, जैसे हमारे सी लैंग्वेज में होते हैं, है ना? कि कि ये जितना भी कोड आएगा, ये अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये सारा कोड इस इफ का है। लेकिन अब पाइथन का ये सिंटेक्स नहीं है। पाइथन कहता है मुझे तो ब्रैकेट चाहिए ही नहीं। तो फिर ये तो दिक्कत हो गई, क्योंकि अगर ब्रैकेट्स नहीं होंगे तो कहाँ पे इफ का कोड खत्म हुआ और कहाँ पे अगला कोड शुरू हुआ, इसका तो अब हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है एंटर को वो मानता नहीं है ऐसे अलग करने के लिए कि ये कोड ऊपर वाले का है, ये कोड नीचे वाले का। एंटर से उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक लाइन लिख रहे हो कोड की और 10 एंटर के बाद भी एक लाइन लिख रहे हो तो वो एसेस कर लेगा उसको। उस 9 स्पेस या 10 स्पेसेस से कोई मतलब नहीं है। अब ये ब्रेसेस तो यूज होते नहीं है। तो ये ब्रेसेस की जगह हम कॉलन लगाते हैं। जैसे ही हम कॉलन लगाते हैं और एंटर करते हैं, ऑटोमेटिकली एक इंडेंटेशन आएगी। और ये इंडेंटेशन यानी जो ये स्पेस है और जो कोड अंदर जा रहा है, इसका ऑटोमेटिकली मतलब ही ये है कि अब ये सारा कोड जो चलेगा, जैसे मैंने ये लिखा एंटर, ये सारा जितना भी ये 3 लाइनें हैं, ये इस इफ की है। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये 3 लाइन जो है एग्जीक्यूट करनी है। और जब आपको लगे कि भैया इफ का काम खत्म, इसके बाद मुझे नॉर्मल कोड करना है आगे, तो फिर आप एक एंटर करो और बैक स्पेस दबाओ। बैक स्पेस दबा के आप वापस उस लाइन पे आ जाओगे जो आपका नॉर्मल कोडिंग सीक्वेंस चल रहा था। ये बहुत जरूरी बात है जब आप कंडीशनल स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, क्योंकि अब जहां भी आप काम करेंगे, ये कॉलन वाला पार्ट और ये कैसे सेम लाइन पे आना है, अंदर जाना है, मतलब इसमें। एंड वन मोर थिंग, ये जो स्पेस है दिस इज नॉट इक्वल टू योर टैब। कहीं आप सोचे कि मैं टैब प्रेस कर लूं, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, ये टैब के बराबर नहीं होता है। तो डोंट यूज टैब फॉर दिस, राइट। तो मैंने इफ लिखा। अब जैसे मैं कोड लिखती हूँ तो ऑब्वियसली अदरवाइज मीनिंगलेस रहेगा। मतलब मैंने सिखा दिया आपको इफ लिख के कंडीशन लिखनी है कोई, और उसके बाद आपको वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड लिखना है। तो पहले हम कुछ काम करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने 2 वेरिएबल लिए। एक मैंने लिया P1 और एक मैंने लिया P2। उनकी मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यूज इनपुट करवा रही हूँ। इनपुट दी शेयर प्राइस ऑफ 2 ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, मैंने उनसे कुछ प्राइस एंटर करवाया, शेयर प्राइस एंटर करवाया। मैंने बोला, अब मैंने एंटर प्रेस किया तो वो सेम लाइन में जा रहा है कि सेम लेवल है, पहले ये भी एग्जीक्यूट होगी फिर नेक्स्ट भी एग्जीक्यूट होगी, लेवल सेम है। फिर मैंने बोला अगर P1 ग्रेटर देन P2 तो क्या हो। द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग बेटर। मैंने क्या किया, मैंने 2 वेरिएबल्स लिए, एक लिया P1 एक लिया P2। और मैंने इनपुट क्या करवाया, शेयर प्राइस। क्योंकि इवैल फंक्शन के अंदर है तो आप वैल्यूज डालो, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि वैल्यूज डाली है। मैंने क्या किया, शेयर प्राइस मेरे को बताओ। और मैंने फिर कंडीशन लगाई कि अगर P1 की वैल्यू जो भी आएगी P2 से बड़ी है शेयर प्राइस की, तो इसका मतलब पहली ऑर्गेनाइजेशन बेटर वर्क कर रही है। मैंने ये कोड दिया। ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको।
अब मैंने क्या किया, पहले दो की वैल्यूज डालनी थी, मैंने एक की डाली 570, क्योंकि मैंने eval फंक्शन यूज कर रखा है तो मैं कॉमा डाल के दूसरी दे देती हूँ। आ गया फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग बेटर। अब मैं सेम प्रोग्राम चलाती हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करती हूँ, वैल्यूज ऐसे देती हूँ 570 और 700। अब इसमें क्या हो रहा है, जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वैल्यू, देखो पहले केस में क्या था, पहली की वैल्यू ज्यादा थी, कंडीशन ट्रू हो गई थी, ट्रू हुई। अच्छा मैंने आपको, हाँ पहले, रुको, आई डिड, मैंने आपको पहला नहीं समझाया, मैं भूल गई। पहला केस लेते हैं, हमने 570 और 200 लिया, तो P1 में आपका क्या आ गया, यानी नीचे एक्सप्लेन कर रही हूँ, P1 में आपका 570 गया, और जो आपका P2 है उसमें क्या गया, आपका 200 गया, राइट। दो वैल्यूज आ गई स्टेटमेंट से, ये जब आपने किया और ये जो मैंने काम किया, इससे वैल्यू आ गई। अब मेरे इफ में मैं बोल रही हूँ इफ P1 ग्रेटर देन P2, और फिर मैं एंटर लगा रही हूँ, एंटर से मैं कहीं समवेयर इधर जा रही हूँ। तो अब होगा क्या, इफ जाते ही तो वो पहले इधर वैल्यूज डालेगा, वो करेगा 570 ग्रेटर देन 200, हाँ है या ना है, यस है, इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है, इस सबको मैं ट्रू से रिप्लेस कर सकती हूँ, क्योंकि इफ की कंडीशन क्या है, ट्रू हुई है। कंडीशन जब भी ट्रू होगी तो उसके अंदर का जो कोड है, अब ये इसके अंदर है, क्यों, क्योंकि इंडेंटेशन लेवल पे है। अगर ये इधर होता तो ये इसका कोड नहीं होता, ये कोड क्योंकि आपका इंडेंटेड है, इसका मतलब अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो ये कोड रन करेगा, क्योंकि वो इसके अंदर है। तो मैंने इसके अंदर लिखा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग बेटर, तो इसलिए आपका आउटपुट आया फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग बेटर। अब हम क्या करते हैं, सेम कोड के लिए हम इसको दोबारा रन करेंगे, लेकिन वी आर गोइंग टू टेक वैल्यूज 570 एंड 700, और मैंने एंटर किया। अब आप देखो, अब क्या हुआ, कुछ नहीं आ रहा। अब समझते क्यों नहीं आ रहा। पहले क्या हुआ, जैसे ही मैंने 570 और 700 वैल्यू दी, तो P1 के अंदर क्या आ गया आपका 570, P2 के अंदर 200 वैल्यूज गई। उसके बाद इफ कंडीशन चेक हुई, इफ P1 इज ग्रेटर देन P2। अब देखो अगर कंडीशन चेक करें तो P1 की वैल्यू क्या है 570, P2 की 700, तो क्या 570 ग्रेटर है 700 से, क्या 570 ग्रेटर है 700 से, आंसर इज नो, यानी कि फॉल्स। तो यानी ये क्या बन रहा है, इफ फॉल्स, राइट। अगर इफ की जो कंडीशन है वो उसको फॉल्स देती है, तो जब भी ये चीज कंडीशन फॉल्स होगी, कुछ भी कंडीशन हो, इन दैट केस उसके अंदर का कोड रन नहीं करेगा, ठीक है। उसके अंदर का कोड, जितना भी कोड लिखा हो आपने, चाहे 50 लाइनें लिखी हो, उनमें से कोई भी कोड आपका रन नहीं करेगा। तो कोड रन करेगा ही नहीं तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी नहीं। तो उसने वही किया, आपको कोई भी आउटपुट नहीं दिया। तो इसका मतलब जो सिर्फ इफ वाला केस होता है, इफ वाला केस वो सिर्फ तभी वर्क कर सकता है अगर आपका क्या है, ये आपका सिर्फ तभी वर्क कर सकता है अगर ये क्या है आपका, कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उस केस में कोई भी आंसर आपको अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये तो गड़बड़ है, तो इसी का एक न्यू वर्जन आया था जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, इफ एल्स। तो अब इसी कोड को अगर मैं इफ एल्स से आपको करके दिखाऊं तो फिर क्या होगा, ये देखो मैं सेम कोड लिखूंगी, क्योंकि यहाँ तो कोड में कोई दिक्कत तो है ही नहीं। मैंने P1 P2 की वैल्यू ली, मैंने बताया कि अगर P1 की वैल्यू ग्रेटर है तो ये हो जाए। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, बैक स्पेस, क्योंकि इसका इसका काम खत्म हो चुका है। इसके बाद एक कीवर्ड आता है एल्स। एल्स का मतलब होता है वरना। अगर, इफ मतलब अगर, एल्स का मतलब वरना। तो इफ मैंने बोला, इफ मतलब हाँ, अगर ये चीज हो रही है तो ये कर दो, मतलब अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये कर दो, वरना ये कर दो। तो एल्स का काम क्या है, वरना है। तो इसीलिए एल्स के आगे कभी भी आपकी कंडीशन नहीं लगती, क्योंकि एल्स का मीनिंग ही वरना है। और वरना कब होता है, जब आपको पता होता है कि कंडीशन ट्रू हो ही नहीं रही। तो इफ को तो हमेशा कंडीशन मिलेगी, जहां भी आपको इफ कीवर्ड मिलेगा उसके आगे कंडीशन देनी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि वो अगर है, लेकिन वरना को कंडीशन की नीड नहीं है। वरना ऑटोमेटिकली मीन्स कि जो बात आपने ऊपर बोली, जो कंडीशन आपने बोली वो मीट नहीं कर रही है, और इसी वजह से आपको वरना पे आना पड़ रहा है।
ठीक है, तो एल्स के बाद कभी भी कंडीशन नहीं लगेगी, लेकिन जहां भी आप इफ वर्ड यूज करोगे उसके आगे आपकी हमेशा कंडीशन लगेगी। तो मैंने क्या बोला, अगर, अच्छा रन हो गया मुझसे, अगर P1 इज ग्रेटर देन P2 तो ये ठीक है, नहीं तो क्या हो, एल्स, एल्स के बाद मैंने फिर कॉलन लगाया, एंटर किया, कॉलन लगाते ही आप उसके ब्लॉक में आते हो, तो अब आपको एल्स के उसमें आ गए और यहाँ पे आप प्रिंट करा दो, यहाँ पे हम सेकंड, द सेकंड ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग बेटर, बस इतना सा था। इफ के बाद कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो जो उसके अंदर कोड है वो चलेगा, नहीं तो एल्स, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला कोड डिस्कार्ड हो जाता है और जो एल्स के पास कोड होता है फिर वो वाला रन करता है। तो इसको अगर मैं रन करके देखूं तो उसने मुझसे पहले पूछा, तो पहले मैं वही सेम वैल्यूज लेंगी, जैसे 500 ले ली और 250 ले ली, तो इस केस में आपको पहला केस ट्रू होना चाहिए, तो पहला ही हो रहा है। और अगर मैं इसमें सेकंड केस लूं 500 और 700, अब क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो अभी ये आपको एल्स वाला आउटपुट देगा, द सेकंड ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग बेटर। तो दिस इज हाउ योर इफ एल्स वर्क, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम जो करेंगे दैट विल बी, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा डिपेंड करेगा, रिजल्ट डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट, हम इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर रहे हैं इफ एल्स के ऊपर। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, सेल्स मैंने एक वेरिएबल बनाया मान लो, और जो मैं उससे वैल्यू इनपुट करा रही हूँ मैं उसको फ्लोट टाइप का कर रही हूँ। ठीक है, मैंने उससे एक वैल्यू इनपुट कराई सेल्स की, तो मैंने वो इनपुट कराई, फिर मैंने एक्सपेंसेस दिए, अब मैं प्रॉफिट निकाल रही हूँ। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो सेल हुई है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो वो आपका प्रॉफिट हो गया ना, जितनी भी सेल हुई और जितना आपका खर्चा हुआ था, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, तो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस अगर हमने कर दिया तो वो आपका क्या रहेगा, वो आपका प्रॉफिट रहेगा, राइट। तो आपने अपना प्रॉफिट निकाला। तो अगर मैंने ये बोला है कि अगर प्रॉफिट जो है वो 9000 से ज्यादा है तो गुड प्रॉफिट है और लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है, नहीं तो लिखा हुआ है पुअर प्रॉफिट और वर्क हार्ड। तो आई थिंक इसका अब आप बना सकते हो। मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर जो मेरी प्रॉफिट की वैल्यू है वो क्या हो, अगर वो 9000 से ज्यादा है तो क्या लिखा हुआ है, एक तो गुड गुड प्रॉफिट और फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं तो क्या प्रिंट होके आए, पुअर प्रॉफिट वर्क हार्ड। ठीक है, ये मैंने कोड लिख दिया। तो अगर इसको मैं अब रन करूं तो मैंने सेल्स के अमाउंट डाली मान लो 10,000 या 1 लाख डाल दी, एक्सपेंसेस मैंने डाल दिए 5,000। तो अब क्या हो रहा है, पहले सेल्स की वैल्यू गई उसके पास, फिर उसके पास एक्सपेंसेस की वैल्यू गई, दोनों वैल्यू को माइनस किया गया, जो भी वैल्यू आ रही है दैट इज ग्रेटर देन 9000 वो तो हमें दिख ही रहा है, 1 लाख में से 5000 माइनस भी करोगे तो वो 9000 से तो बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब आपकी जो प्रॉफिट की वैल्यू आई वो 9000 से बड़ी है, कंडीशन ट्रू हुई। अब कंडीशन के ट्रू होने के बाद मैंने उसके अंदर दो लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, तो वो 2 लाइन ऑफ कोड चलेगा, जितना मैंने आपको बोला था ना 10 लाइन्स होंगी, 20 होंगी, 30 होंगी, सारी चलेंगी। तो आपकी यहाँ पे ये 2 लाइन ऑफ कोड था तो दोनों चलेंगे। पहले लिखा गुड प्रॉफिट तो गुड प्रॉफिट आया,
फिर मैंने कंग्रेचुलेशंस लिखा, स्पेलिंग गलत है तो कंग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आ गया। अब मान लो मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसमें चेंज कर देती हूँ तो स्पेलिंग, अगर मैं इसको रन करती हूँ और मैं वैल्यू डालती हूँ कि आपका 5,000 का सेल हुआ और 10,000 का ये ले लो, तो हाँ 10,000 है, 10,000 का एक्सपेंसेस हुआ, तो माइनस करके वो वैल्यू बहुत ही नेगेटिव में चली गई है, तो 9,000 से तो कतई ज्यादा नहीं है वो, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, तो अब ये तो कंडीशन तो फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए ये कोड तो चलेगा ही नहीं, तो कौन सा कोड चलेगा, एल्स का। एल्स क्या बोल रहा है, पुअर प्रॉफिट वर्क हार्ड, तो पुअर प्रॉफिट वर्क हार्ड, और मेरे ख्याल से ये न्यू लाइन में क्यों वर्क करता है, एंड में आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, तो वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि क्यों प्रिंट जो है वो नेक्स्ट लाइन में आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका इफ और एल्स। अब जो थर्ड चीज मैं आपको इसमें सिखाने वाली हूँ वो ये है कि अगर हम इंडेंटेशन का ध्यान ना रखें, ये जो मैं आपको इतना ध्यान रखवा रही हूँ ये ना रखें, तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो इस सेम क्वेश्चन पे हम करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे हम इसमें चेंज, और वो चेंज ये होगा कि इसकी जो लाइन है इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हाउ इट वर्क्स। तो मैं इसको रन किया, इसने मुझसे सेल्स की अमाउंट मांगी, मान लो मैंने दी 15,000, इसने मुझसे एक्सपेंस मांगे, मैंने बोल दिया 10,000, तो अब क्या आ रहा है देखो, 15 माइनस 10 5। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो वैसे आपका क्या है, नहीं हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वो चीज नहीं हो रही है जो मैं चाह रही थी, हम इसमें इसको हम इसको हमें 9,000 से ज्यादा का प्रॉफिट करना है ना, ठीक है, तो हम इसको प्रॉफिट करवाते हैं। अब प्रॉफिट है, देखो ये वैल्यू इससे बढ़ रही है, फाइन, प्रॉफिट जो आ रहा है, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि वो आपका 9,000 से तो बड़ा ही है, अब क्योंकि आपका प्रॉफिट जो है 9,000 से बड़ा है, तो ये टू लाइन्स आपकी एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी, यानी आपके पास एक तो गुड प्रॉफिट आना चाहिए था और एक आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशन आना चाहिए था, और एल्स वाली जो लाइन्स है वो वर्क नहीं करनी चाहिए, लेकिन एल्स के पास सिर्फ एक लाइन है और वो है ये। अब ये लाइन जो है वो एल्स के पास नहीं है, अगर हमने इंडेंटेशन खराब कर दी, इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखा, तो ये एल्स में नहीं है। ये लाइन क्या है, ये इनके ब्लॉक से बाहर है, तो ये तो चलेगी ही चलेगी, जो भी लाइन किसी के ब्लॉक से बाहर होती है वो तो हमेशा ही एग्जीक्यूट करती है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब ये चीज हुई तो ये दोनों लाइन चली, एल्स जो है वो इग्नोर हुआ, एल्स की लाइन भी इग्नोर हुई, लेकिन उसके बाद जो लाइन है वो एल्स के अंदर है ही नहीं, वो इन्हीं के लेवल पे है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी रन करेगी और तब आपके पास वर्क हार्ड आएगा, जबकि ये आना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो जब अच्छा कर रहा है तो हम उसको वर्क हार्ड क्यों बोल रहे हैं। ये तो हमने ये किया था ना कि अगर उसका कम हो तो हम बोलेंगे प्रॉफिट कम हुआ है तो वर्क हार्ड करो, हम तो उसको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो अगर आप इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखते तो आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है, ये वाली चीज मैं आपको उस टाइम बोल रही थी कि इंडेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, इसके बाद ये अब अभी हमने कौन सा वेरिएशन पढ़ा, एक हमने सिंपल इफ पढ़ लिया है, एक हमने इफ एल्स पढ़ लिया है, अब हम उसकी थर्ड टाइप पढ़ेंगे, दैट इज नेस्टेड इफ। देखो नेस्टेड इफ आपका क्या होता है, ठीक है, नेस्टेड इफ आपका क्या होता है, जब आप एक इफ के अंदर दूसरा इफ डाल दोगे, मतलब एक नॉर्मली एक इफ होता है और एक उसका एल्स होता है, अब मैं कहूं अगर एक इफ के अंदर मैंने दूसरा इफ डाल दिया तो ये मेरा नेस्टेड हो रहा है। अब इसका मतलब भी समझाते हैं, पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग मान लो आपको फॉरेन में जाना है, ठीक है, तो फॉरेन में जाने के लिए वो आपसे क्या बोलने वाले हैं, पहली कंडीशन उनकी ये रहेगी कि क्या आप इंडियन हो, फिर वो दूसरी कंडीशन पूछेंगे अगर आप इंडियन हो तो क्या आपके पास पासपोर्ट है, ठीक है, फिर होगी पासपोर्ट है तो क्या आपका वीजा लगा हुआ है, अगर आपका वीजा लगा हुआ है तो क्या आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो,
ये किस बेसिस पे जा रहे हो, वेकेशन पर्पस आगे। तो मतलब अब क्या हो रहा है कि आप जरूरी नहीं है ना कि एक कंडीशन, नॉर्मली ऐसा तो है नहीं कि एक कंडीशन पे ही आपका सारा कुछ चलेगा, आपको मल्टीपल कंडीशंस का यूज करना पड़ेगा। तो मल्टीपल कंडीशंस के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो एक जो तरीका है दैट इज नेस्टेड इफ, जिसके अंदर हम इफ के अंदर दूसरे इफ डाल देते हैं, एक इफ के अंदर दूसरी इफ तीसरी इफ डालने का मतलब क्या होता है कि पहले बाहर वाला इफ चेक होगा, अगर उसकी कंडीशन ट्रू है तो फिर अंदर जाओ। फिर जैसे कि यहाँ हम पहले पूछते क्या तुम इंडियन हो, अगर वो कहता नो तो फिर इनमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता। एक इफ बाहर लिखा और एक इफ हमने उसके अंदर लिखा, एक इफ लिखा उसकी कंडीशन, अगर उसकी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर जो उसके अंदर मैंने इफ लिखा है फिर वो चेक होगा, और फिर उसके अंदर जो इफ लिखा है और वो चेक होगा, और हर एक इफ के कॉरस्पॉन्डिंग उसका एल्स तो हो गई। जैसे इसका एल्स ये है और इसका एल्स यहाँ रहेगा एंड इसका एल्स ये रहेगा। ठीक है, तो इस इफ का एल्स ये रहा, इस इफ का एल्स ये रहा एंड इस इफ का एल्स ये रहा। ठीक है, तो आप समझ गए। अभी बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, दोबारा से बता देती हूँ शॉर्ट में। जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती है उस केस में हमारे पास नेस्टेड इफ ऑप्शन होता है। और भी तरीके हैं लेकिन जो बेस्ट माना जाता है वो यही होता है। उसके बाद नेस्टेड इफ के केस में क्या होता है कि आप एक कंडीशन दोगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर आप दूसरी कंडीशन पूछोगे, फिर आप तीसरी कंडीशन पूछोगे। और जरूरी नहीं है कि आप इफ के साथ एल्स लगाए, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि अगर इफ है तो उसके साथ आप उसका कुछ ना कुछ एल्स दे। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन कराती हूँ ताकि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। मतलब अभी तक हमारा ये समझना कि जब भी मल्टीपल कंडीशंस होंगी उस केस में हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम के अंदर हम कंप्यूट करने वाले हैं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अमंग थ्री प्रोडक्ट्स। आपने शायद सी प्लस प्लस में ये क्वेश्चन करा होगा अगर आपने पढ़ी हुई है, ग्रेटर ऑफ थ्री नंबर्स या समथिंग लाइक दैट। तो इन क्वेश्चंस में आपका नेस्टेड इफ सबसे पॉपुलर है। ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट पॉपुलर हो जाता है जब आप नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट समझते हो। तो मैं वो ग्रेटर ऑफ थ्री नंबर्स ना करके मैं आपको करवा रही हूँ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अमंग थ्री नंबर्स। थ्री प्रोडक्ट्स, तीन प्रोडक्ट्स है तो उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वाला कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, अगर हम कोडर की तरह देखें तो हमें सबसे पहले तो वैल्यूज चाहिए। तो हम सबसे पहले हम वही कर रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, उनकी प्राइस ले रहे हैं। तो मैंने P1, P2 एंड P3 तीन वो बनाए। आप इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट इवैल कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इनपुट करा लिया उनको। उसके बाद अब मैं कंडीशन लगानी शुरू होती हूँ। देखो मुझे मुझे ना तीन में सबसे एक्सपेंसिव चाहिए। अब मान लो अगर मेरा जो पहला प्रोडक्ट है P1, मैंने तीनों का प्राइस लिया है, अगर मेरा जो P1 वाला प्राइस है वो P2 से भी बड़ा है और अगर जो P1 वाला प्राइस है वो P3 से भी बड़ा है, इसका मतलब सबसे बड़ा प्राइस कौन सा है, फर्स्ट प्रोडक्ट। अब मान लो दूसरा केस, अगर मेरा P1 वाला प्राइस जो है वो P2 से बड़ा है, लेकिन जो मेरा P1 वाला प्राइस है वो P3 से बड़ा नहीं है। ये P1 इससे तो बड़ा है लेकिन वो इससे बड़ा नहीं है, इसका मतलब, क्योंकि देखो ये इससे तो बड़ा है इसका मतलब इन दोनों में ये बड़ा हो गया। लेकिन अब ये इससे तो बड़ा है लेकिन इससे बड़ा नहीं, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया, ये हो गया। लेकिन मान लो अब पहले हम इतना बनाते हैं तो यहाँ से हमें कुछ तो पॉसिबिलिटी मिल रही है ना, तो हमें जितना जितना मिला हम पहले वही करते हैं। मैंने बोला अगर जो मेरा P1 है वो P2 से बड़ा है, और फिर मैंने दूसरी कंडीशन चेक करी कि जो मेरा P1 है वो P3 से भी बड़ा है, तो सबसे सिंपलेस्ट केस क्या हो जाता है कि मेरा जो ये वाला है फर्स्ट प्रोडक्ट मोस्ट एक्सपेंसिव है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ठीक है, अब साथ साथ हमको इनके एल्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं अब ये बोल रही हूँ कि मान लो P1 की प्राइस P2 से तो बड़ी थी लेकिन P1 की प्राइस P3 से बड़ी नहीं थी, तो एक इसका एल्स बन गया।
तो उस केस में क्या हुआ, आपका P3 सबसे बड़ा हो गया, तो यानी जो थर्ड है, थर्ड प्रोडक्ट जो है आपका, वो आपका एक्सपेंसिव हो गया। यहां तक समझ में आया? हमने क्या किया, मैंने बोला ना हर इफ का एल्स बनेगा, तो इस इफ का मैंने एल्स बना दिया। अब मेरे ऊपर कौन सा इफ लगा रखा है, ये P1 ग्रेटर देन P2। अब पहले तो मैं ये मान के चल रही थी ना, हम हर पॉसिबल केस लेंगे कि P1 की वैल्यू P2 से बड़ी है। मान लो मैं ये मान के चल रही हूँ कि P1 P2 से बड़ा है ही नहीं, तो मैं अब इसका इसका एल्स बनाना शुरू करूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलती हूँ एल्स। एल्स में मैं क्या बोल रही हूँ, एल्स कब आया, जब P1 P2 से बड़ा नहीं है। तो एक चीज तो मेरी कंफर्म हो गई कि P1 P2 से तो बड़ा नहीं है। ठीक है, अब मेरे को P2 पे चेकिंग करनी पड़ेगी। अगर P1 P2 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब P2 तो बड़ा है। अगर अब P2 P3 में से अगर P2 बड़ा हो जाता है तो P2 मोस्ट एक्सपेंसिव है, नहीं तो P3 मोस्ट एक्सपेंसिव है। तो बस अब यही चीज मुझे करनी है। मुझे क्या करनी है, एल्स में अब मैं इफ लगाऊंगी कि देखो, यहाँ तो मैं इस चीज को फेल कर चुकी हूँ कि P1 तो P2 से बड़ा नहीं है, यानी P2 तो छोटा हो गया। यानी अब P2 और P3 का कंपैरिजन है कि अगर मेरा जो P2 है वो P3 से बड़ा है, तो इसका मतलब जो मेरा सेकंड प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव है, नहीं तो, अच्छा एक चीज और, P आपको हमेशा छोटे में लिखना है, नहीं तो एरर देगा, नहीं तो थर्ड प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव। ठीक है, तो इसको रन मैं बाद में करूंगी, पहले मैं आपको इसका ना एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मेरे पास है 3 नंबर 2 4 एंड 3। ठीक है, तो मैंने बोला सबसे पहले क्या करो, 2 और 4 का कंपैरिजन करो। तो क्या 2 4 से बड़ा है, नहीं है, नहीं है ना, तो सीधा हम नीचे आ गए। हमने बोला अब 2 4 से तो बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये तो एक्सपेंसिव हो नहीं सकता। यानी अब मेरे को कंपैरिजन किसके बीच में कर रहा है, इन दोनों के बीच में करना है। तो मैंने बोला क्या 4 और 3 में क्या स्पीड ये इससे बड़ा है, हाँ है। अगर ये इससे बड़ा है तो सबसे एक्सपेंसिव कौन हो गया, ये हो गया। अब मैं एक एक केस लेके कर लेती हूँ। अब मान लो सबसे पहला केस लेते हैं जिसमें सबसे बड़ा प्रोडक्ट वही था 432। तो मैंने बोला क्या 4 3 से बड़ा है, क्या P1 P2 से बड़ा है, हाँ है। अगर है तो क्या P1 P3 से भी बड़ा है, हाँ है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, ये। दूसरा केस मेरा ये था कि अगर मेरा, यहाँ मैं 6 कर देती हूँ दूसरे केस के लिए, अगर मेरा P1 जो है वो P2 से बड़ा है, तो मतलब ये बड़ा मिल गया इन दोनों में। अब इसको और इसका कंपैरिजन करना है, तो क्या मेरा 4 6 से बड़ा है, नहीं, नहीं है। तो फिर मेरा एल्स केस चला, यानी मेरा ये वाली वैल्यू है। ये मैं आपको ऑलरेडी चलवा ही चुकी हूँ। तो मुझे लग रहा है अब आपको पॉसिबली समझ आ गया होगा कि हमने ये कोड कैसे किया। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा सोचने की नीड होती है। लॉजिक पहले बनाना होता है तो कोडिंग बहुत इजीली हो जाती है। तब हम यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं, कुछ भी रन करके देखते हैं अपना कोड। तो मान लीजिए मैंने वैल्यूज डाल दी 400 300 एंड 560। क्या हो गया, वैल्यू एरर, ओके मैंने डॉट डाल दिया। 400 300 एंड 560। थर्ड प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, कैसे हुआ देखते हैं। उसने 3 वैल्यूज ले ली P1 P2 P3। तो सबसे पहले उसने चेक किया क्या P1 P2 से बड़ा है, यस है। P1 P2 से बड़ा है तो वो अंदर गया। उसने देखा अब क्या P1 P3 से बड़ा है, क्या P1 P3 से बड़ा है, नो। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स हुई तो ये रन नहीं करेगा, इसका एल्स रन करेगा। एल्स कौन है, ये। और ये वाला कोड क्योंकि इफ चल गया था तो आगे का कोई भी कोड रन करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इसका एल्स है ना। अगर इसका इफ चल गया तो इसका एल्स तो चलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये वाला कोड तो वैसे ही रन नहीं करना था, सिर्फ ये वाला कोड आपका रन किया। थर्ड प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव। ठीक है, तो ये वाला लिखा हुआ है, वो ये वाली लाइन नहीं है जो आई है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेस्टेड थोड़ा सा टफ लगता है, नो डाउट। एनी हाउ हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये सारे कंस्ट्रक्ट्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर जब प्रैक्टिस करोगे ना फिर मजा आएगा, क्योंकि तब आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ सारे लॉजिक पता होगा। आपको इफ देन फंक्शन सब कुछ पता होगा, लूप्स पता होंगे, फंक्शंस पता है, तो फिर उस केस में ना हम कंस्ट्रक्टेड नहीं हो जाते कि बस इस चीज से ही कोड करना है। इसलिए मैं इस चैप्टर में आपको सारा सिखा दूंगी ताकि आपका आगे वो प्रॉब्लम ना आए कि आपको ये कि किस चीज से करना है। कोडिंग तो किसी भी कंस्ट्रक्ट से हो सकती है ना, तो वो कंस्ट्रक्ट्स पे हम ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कंस्ट्रक्ट आता है दैट इज इफ एलिफ एंड एल्स। इफ एलिफ एल्स, देखो इफ एलिफ एल्स का मीनिंग क्या होता है। कई बार क्या होता है आप लोग ना कोड करते हैं जिसके अंदर आपकी मल्टीपल कंडीशंस होती हैं लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस की तरह होती हैं। कंडीशंस है लेकिन वो ऑप्शंस की तरह है। ठीक है, मतलब आपके पास ना जैसे अब ये नेस्टेड इफ से नहीं होता है, ये इसका जो वो है वो इफ एल्स के साथ है। इफ एल्स में क्या था, एनालॉजी जो इसकी है, देखो इफ एल्स में क्या है, या तो ये होगा नहीं तो वो होगा। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस है तो आप नेस्टेड इफ पे चले गए, लेकिन मान लो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, ऐसा नहीं हो रहा तो ये करो, ऐसा नहीं हो रहा तो ये करो, ऐसा नहीं हो रहा तो ये करो, ऐसा नहीं हो रहा तो ये करो। इन दैट केस फिर क्या करोगे। तो अभी तक हमारे पास तो एक ही एल्स था, ये हो रहा है तो ठीक, नहीं तो वो कर ले। तो वो अगर आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, वो के साथ आपको बहुत सारी और कंडीशनें लगानी पड़ रही है, तो आप इस पे जाते हो इफ एलिफ एल्स। ठीक है, तो आप इसमें मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हो। तो हम मान लो हमने ये बोला है कि हम किसी क्वांटिटी को सेल करेंगे एंड बेस्ड अपॉन दी कंडीशन हम देखेंगे कि कौन से वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे मैंने QTY एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं क्वांटिटी डलवा रही हूँ। कोई जो भी आपने क्वांटिटी सेल करी है वो बताओ। अगर जो क्वांटिटी है वो 900 या 900 से ज्यादा है, ठीक है, तो क्या आ जाए, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर मैंने बोला एल्स नहीं, अब मैं बोल रही हूँ अगर अगर वो क्वांटिटी 750 या उससे ज्यादा है तो क्या हो, तो आ जाए एवरेज परफॉर्मेंस। तो यानी कि एलिफ, मैं यहाँ लिख रही हूँ एलिफ, एलिफ का मतलब होता है आपका एल्स इफ। बाकी सी सी प्लस प्लस में आप इसको एल्सिफ बोलते हो। जो एल्सिफ वाली लैडर है ये एलिफ, यहाँ पे एल्स इफ को इकट्ठा करके हमने एलिफ कर दिया, यहाँ पे हमने इफ लगा दिया, बस ये एल्सिफ ही है। तो आपको पता है मैंने बोला था हर इफ के बाद एक कंडीशन आती है, तो यहाँ एलिफ में भी देखो, एलिफ में यहाँ पे इफ आ रहा है ना, इसका मतलब अब एक नई कंडीशन आएगी। तो आप यहाँ पे क्या कंडीशन दे रहे हो, एलिफ अगर जो मेरी क्वांटिटी की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 750, तो आप क्या प्रिंट करा सकते हो, एवरेज परफॉर्मेंस। उसके बाद अगर आपकी जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू 500 या 500 से ज्यादा है, ठीक है, मतलब 500 से ज्यादा है, तो उस केस में आप प्रिंट करा सकते हो। अच्छा, यहाँ हम अबव एवरेज कर देते हैं और यहाँ पे हम एवरेज। और लास्ट केस हमने बोला कि अगर तुमने 500 तक भी नहीं करा है तो भैया फिर हमने लिखा एल्स, इन दैट केस पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, अगर आपने सी प्लस प्लस कर रखी है तो उसके अंदर आपने कोडिंग करी होगी जिसमें मार्क्स की करवाते हैं। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है मार्क्स का कि अगर आपके 90 से
90% 90 मार्क्स परसेंटेज से ज्यादा है तो आप मतलब बहुत अच्छा करा है, 80 से 90 है या 80 से ज्यादा है, 80 टू 80 समथिंग, तो फिर एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, ऐसे करके एवरेज करके बना लेते हो ना, तो उसमें ग्रेडिंग भी देते हैं, कई बार ग्रेड वाला प्रोग्राम आ जाता है। ठीक है, तो ये उसके जैसा ही है कि अगर मैंने क्वांटिटी दी, अगर क्वांटिटी की वैल्यू 900 है, ठीक है, तो 900 तक या 900 से ज्यादा वाला केस एक्सीलेंट परफॉर्मेंस में आएगा। 900 से एकदम कम यानी 899 से 750 वाला केस ये, और उससे नीचे ये, एंड बिल्कुल ही खत्म जो 500 से भी नीचे है यानी 499 से उससे जितना भी नीचे जाएगा वो आपका पुअर परफॉर्मेंस में जाएगा। तो ये जो होती है आपकी इफ एल्स लैडर होती है। तो इसको रन करके देखते हैं। मान लो आपने क्वांटिटी जो है सबसे पहले पहला केस सबसे नीचे वाला करते हैं, तो पुअर परफॉर्मेंस 499 पे रन करके देखते हैं। पुअर परफॉर्मेंस जो मैंने आपको बोली थी, ऐसे ही मान लो 901 करके देखते हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, आपने वैल्यू ली, उस वैल्यू के बाद आप ये देख रहे हो कि अगर जो वैल्यू है वो आपने बेंचमार्क सेट कर लिए, तो जब आपको तो बेसिकली बेंचमार्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपने मल्टीपल कंडीशंस लगाए, मल्टीपल ऑप्शंस लगाए, कंडीशंस नहीं बोलते हम इसको ऑप्शंस बोलते हैं, कि जैसे आपने पहला ऑप्शन रखा, दूसरा ऑप्शन रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा। जब आपके पास बहुत सारी कंडीशंस है और वो कंडीशंस आपस में रिलेटेड नहीं है, वो ये नहीं है कि ये होगा तो फिर ये चेक करो, ये नहीं है तो ये चेक करो, अगर वैसा उन कंडीशंस के बीच में रिलेशन बन रहा है तो नेस्टेड इफ है। अगर वो रिलेशनल नहीं है आपस में, उनके बीच में कोई वो नहीं है, सेपरेटेड ऑप्शंस की तरह है वो कंडीशंस, इन दैट केस आप इफ एल्स लैडर को यूज करते हो। ठीक है, तो इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, जैसे आप ये देख सकते हो कि कॉफिशिएंट निकालना है आपको, कि वो लेफ्ट साइड पे आएगा, राइट साइड पे आएगा या ऑनलाइन आएगा, कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, मैथ्स का क्वेश्चन होता था, अब वो प्रैक्टिस कर सकते हो। एनी हाउ हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सारे कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन ही हैं, तो ये हम कर लेंगे। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से भी कुछ ये कंडीशंस बना सकते हैं, तो वो सीखते हैं। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक कंडीशन लिखी, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0, लॉजिकल है तो हम ऐसे बेसिस लगा लेते हैं। इफ, वैसे फर्क तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, और ऑपरेटर के लिए ना, अभी तक मैंने आपको और ऐसे सिखाया था और एंड ऐसे सिखाया था, इनका एक और वेरिएशन भी होता है। ये आपका जो होता है ऑपरेटर होता है और सिंगल जो एम्परसेंड होता है इसको आप एंड बोलते हो। ठीक है, एक्सक्लेमेशन नॉट के लिए यूज होता है, नॉट आप ऐसे लिख रहे थे ना, एक्सक्लेमेशन इज ऑल्सो योर नॉट। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं दूसरा वेरिएशन यूज कर रही हूँ, मैं ये लिख रही हूँ इफ सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड, और दूसरी कंडीशन में लिख रही हूँ सैलरी greater than equal to 3 लाख, in that case जूनियर मैनेजर। नहीं सॉरी, इस केस में इनवैलिड सैलरी। सबसे पहले हम सैलरी इनपुट करा लें, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं, है ना। ठीक है, सबसे पहले मैंने सैलरी इनपुट कराई, अब मैं सैलरी के ऊपर कुछ कंडीशंस लगा रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इफ एल्स के अलावा भी हम, मैंने आपको बोला था कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है उनसे भी आप कंडीशंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, तो व्हाई दिस, देख लेते हैं अगर वो इजी पड़ता है, जो इजी ऑप्शन हम तो वो यूज करेंगे। तो एक तरीका सिखा रही हूँ कि रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से आप कंडीशंस बना सकते हो, जो मैंने आपको बोली थी। कुछ केसेस में बहुत बेनिफिशियल होगी, कुछ केस में ये हैप्पीजार्ड होंगी। तो अभी जो हम केस करेंगे इसमें ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन हम सीख रहे हैं। तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने बोला कि अगर जो मेरी सैलरी है वो 0 से कम है या फिर वो 3 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो वो इनवैलिड सैलरी हो जाए, हम सैलरी देते ही नहीं किसी को। ठीक है, उसके बाद
फिर हम बोलते हैं अगली कंडीशन इफ जो मेरी सैलरी है वो लेस देन 50,000 है एंड जो सैलरी है वो ग्रेटर देन 0 है। दो कंडीशंस है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 50,000 से कम होनी चाहिए। उस केस में क्या होगा, जूनियर मैनेजर। तो गड़बड़ तो कोई नहीं है, ठीक है भाई। अभी तक अगर पहली कंडीशन चलती है तो उसका चलेगा, दूसरी पे उसका चलेगा। तीसरी कंडीशन में लिख देती हूँ कि अगर जो सैलरी है वो 50,000 से ज्यादा है एंड वो कम है आपकी 1 लाख से, ठीक है। 50,000 से 1 लाख के बीच में है तो मिडिल लेवल मैनेजर है वो। और लास्ट केस हम लेते हैं, अगर उसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 3 लाख से कम है तो वो सीनियर मैनेजर है। तो थर्ड केस हमने बनाया कि अगर उसकी सैलरी जो है वो ग्रेटर है 1 लाख से एंड उसकी जो सैलरी है दैट इज लेस देन 3 लाख, ठीक है। तो उस केस में आपका सीनियर मैनेजर है। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं, फिर अभी बताएंगे ये ठीक क्यों नहीं है। मान लो 0 दिया, इनवैलिड सैलरी। मान लो आपने जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, बढ़िया चल रहा है। मतलब इसमें हो क्या रहा है, पहले वो इधर जा रहा है, सैलरी ली, अगर सैलरी की वैल्यू 0 से कम है तो वो ये प्रिंट करा रहा है। अब इस कोड में प्रॉब्लम क्या है, इसमें एफिशिएंसी कम है। वो एफिशिएंसी क्यों कम है, मेरे को बेसिकली आपसे वो डिस्कस करना है। एफिशिएंसी कम इसलिए है क्योंकि ये सारी इफ कंडीशंस वो चेक करने वाला है। पीछे क्या था कि अगर एक कंडीशन चेक हो गई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड चल गया तो बाकी का जितना भी इफ है, बाकी का जितना भी कोड रहेगा वो कभी नहीं चलेगा। वो हम समझ चुके हैं। इस केस में क्या है, क्योंकि सिर्फ इफ है तो हर एक कंडीशन को चेक करना उसकी ड्यूटी है, क्योंकि वो सेम लेवल पे है। तो सैलरी की वैल्यू आई, उसने चेक करा क्या सैलरी 0 से है, नहीं है, तो उसने मान लो मैंने ये वैल्यू डाली, ये है 2 लाख समथिंग की, तो ये कंडीशन चेक नहीं होती। फिर वो इस पे आएगा, ये भी ठीक नहीं है, फिर इस पे आएगा, ये भी ठीक नहीं है, फिर इस पे आएगा। बेसिकली वो क्या कर रहा है, उसने इतनी सारी कॉम्प्यूटेशन करी, तो एफिशिएंसी लेवल जो है ना वो आपका रिड्यूस हो जाता है कई बार अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हो, ठीक है। तो इसको हम बुअर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर इसी कोड को हम एलिफ की हेल्प से कर लें, क्योंकि एलिफ भी तो ये बोल रहा है कि ये सब हमको क्या करना है, एज एन ऑप्शनल कोड रखना है, तो ये सारा ऑप्शनल ही था। तो इसको आपको एलिफ में कन्वर्ट करना दिखाते हैं। आपने सैलरी ली, इफ की जगह ना इसको, अगर ये है तो ये हुआ, उसके बाद यहाँ लिखो एलिफ, इसको एलिफ में डाला, नहीं सॉरी, एलिफ लिख के ये कंडीशन डाली, ये इसको भी एलिफ कर दो, उसकी कंडीशन और ये, एंड इसको आप कर दो एल्स, ठीक है। तो जैसे आपने ये किया तो आपका कोड बिल्कुल ठीक हो गया है। कंडीशन चेक करेगा क्या ये वाली कंडीशन, ये वाली, ये एंड ये। तो अगर जिस भी उस पे पहले उसको मिल गया, मान लो कोई ऐसी वैल्यू है जो उसको पहले नहीं मिल गई, तो बाद का कोई भी ऑप्शन उसने चेक ही नहीं करना है। लास्ट केस है अगर, तो उस केस में तो उसको सारी कंडीशंस यहाँ भी चेक करनी पड़ेंगी,
लेकिन अगर लास्ट केस नहीं है और कोई और केस है, उस केस में बाकी सारी कंडीशंस उसको चेक करने की नीड नहीं है। लेकिन ऊपर वाले केस में अगर उसको आउटपुट यहाँ से मिल भी गया है, तब भी वो ये सारे केसेस चेक करेगा, क्योंकि ये इफ के अंडर है, ये एल्स के अंडर नहीं है, या लिफ के अंडर नहीं है। इसीलिए ये वाली जो कोडिंग है ये आपकी बेटर मानी जाएगी रादर देन दैट। ठीक है, तो यही ये आपका जो पहला टॉपिक मैंने लिखा हुआ था पावर पॉइंट में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसमें इफ और उसके वेरिएशंस थे, तो ये आपका भी कवर होता है। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो है आपका लूप्स। लूप्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फॉर, ठीक है, एक होता है वाइल, एक होगा फॉर लूप, एक होगा आपका वाइल लूप, और फिर एक आपका आएगा फॉर एल्स लूप, और एक वाइल एल्स लूप, और इसके अलावा हम नेस्टेड भी कर देते हैं, मतलब नेस्टेड करेंगे हम लूप्स का एंड ये ऊपर डिसीजन मेकिंग। लूप्स का और डिसीजन मेकिंग का मतलब इफ का, मतलब लूप्स के अंदर हम इफ को भी डाल सकते हैं, इफ के वेरिएशंस को। तो ये सारा अभी हम लूप्स के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये रहा। ठीक है, तो अभी जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लूप्स। अब सबसे पहले आता है लूप्स होते क्या है। देखो, लूप्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो आप मल्टीपल टाइम, किसी कोड को ना अगर आप बहुत बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, 10 बार, 20 बार, 30 बार, तो ऐसा जो कोड होता है जो आप बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, कुछ सेट ऑफ लाइंस हैं, बार 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 बार, तो आप वो लूप में डाल दो, आप उसको बता दो। लूप ऐसे होता है ना, सर्कल। लूप किसी चीज को बोलते हैं जो बार बार होती रहती है। ठीक है, तो कोडिंग में भी लूपिंग का मतलब वही है कि आप अगर कोई चीज बार बार करवाना चाहते हो, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, लूप बोल सकते हो। क्लास, चलो ये वाला टॉपिक ना मैं आपको कल कंटिन्यू करवाऊंगी। तो अभी के लिए इफ तक बहुत है, 51 मिनट्स की वीडियो हो गई है, काफी होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वगैरह। बाकी का टॉपिक मैं आपका कल तक कंप्लीट करा दूंगी। चलो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।